गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हम लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो आत्मपरिचय कविता है, इसका जो अगला भाग है यानी जो अगला छंद है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 छंद का अध्ययन कर लिया है। हम लोग अगला जो छंद है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, तो अभी रिवीजन करना है, तो हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। पुनरावृत्ति आत्मपरिचय, ये लेसन का नाम है आत्मपरिचय। कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। काव्यांश जो हमें आज पढ़ना है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, यह कविता है। तो हम इसके आगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इसमें पढ़ेंगे और काव्यगत सौंदर्य इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह आत्मपरिचय कविता है। कल हम लोगों ने इसका सुंदर प्रसंग व्याख्या जो है, इससे पहले वाले जो मुक्त थे उसका हम लोगों ने पढ़ा था। तो आइए हम इसका संदर्भ तो पूर्ववत होगा, प्रसंग जो है प्रसंग हम इसका पढ़ेंगे। कवि ने अपने और समाज के जो द्वंद्वात्मक दो विरोधी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के संदर्भ में हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि ने कवि हमें बताते हैं कि मैं और जग और, मेरा व्यक्तित्व पूर्णतः भिन्न है और संसार के लोगों का व्यक्तित्व जो है पूर्णतः भिन्न है। तो आपस का जो विरोधाभास या जो है द्वंद्वात्मकता है, इस द्वंद्व को आपस में मन में चल रहे जो उथल पुथल है, उसको जो है कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए हम इसका जो है प्रसंग देखेंगे। इसके प्रसंग में जो है यहाँ कवि ने अपने और संसार के संबंधों में अंतर स्पष्ट किया है कि मेरा व्यक्तित्व और समाज के अन्य लोगों का या दुनिया का जो और व्यक्तित्व, उन लोगों का व्यक्तित्व जो पूर्णतः भिन्न है। यहाँ कवि महल और खंडहर के उदाहरण द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के महत्व को प्रकाश डाला है। बताया कि किस प्रकार सब कुछ मिलने के बाद भी लोगों की मृग तृष्णा जो है वो शांत होने वाली नहीं है। लोगों को और चाहिए और चाहिए और चाहिए की जो पिपासा है, वो पिपासा जो है वो शांत होने वाली नहीं है। तो इसी संदर्भ में हम इस अभी जो है व्याख्या देखते हैं। मैं और जग और, मेरा व्यक्तित्व दूसरी तरह है और योजक दूसरे लोगों का व्यक्तित्व जो है वो दूसरी तरह है। मतलब मेरा व्यवहार दूसरी तरह से है और योजक चिन्ह समाज के अन्य लोगों का जो व्यवहार है वो दूसरी तरह है। यमक अलंकार आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब जो होता है एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होते हैं और उनके अर्थ जो होते हैं एक ही शब्द, यानी और शब्द दो बार प्रयुक्त हुए हैं और दोनों के अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार। तो जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, जब कला पक्ष लिखेंगे, तो उसमें इस बात को आपको जिक्र करना पड़ेगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मेरा व्यक्तित्व पूर्णतः भिन्न है और संसार के अन्य लोगों का जो व्यक्तित्व है वो पूर्णतः भिन्न है। तो जब दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो उसमें मेल कहाँ संभव है, उसमें मेल की कोई साम्यता नहीं हो सकती। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना में क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होगा।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। प्रतिदिन मैं इस संसार में, इससे पहले वाले आपने जो पहले जो मुक्तक पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि कवि कहते हैं कि यह संसार अपूर्ण है, इसलिए अपूर्णता के कारण मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता और मैं कल्पना के माध्यम से नए संसार की सृष्टि करता। तो उसी संदर्भ में कवि कहते हैं कि मैं बना बना के अपनी कल्पना के माध्यम से, अपने सृजनशीलता के माध्यम से मैं प्रतिदिन एक नई दुनिया का निर्माण करता हूँ। अगर उस दुनिया में किसी प्रकार की कोई कमी भी मिलती है, किसी प्रकार का कोई अभाव होता है, प्रेम का अभाव हो, किसी प्रकार का अगर कवि को अभाव प्रतीत होता है, तो उस जग को वो मिटा देता है, पुनः अपनी कल्पना के द्वारा एक नए जो संसार की रचना करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन दौलत पद प्रतिष्ठा, ये संसार के लोग जहाँ लगे पड़े हैं कि कैसे हम जो है अपना जो है अपना जो कोष, कितना कैसे अपना कोष जो है वो हम भर लें। तो जहाँ संसार के लोग पृथ्वी एक एक क्षण, एक एक जो है प्रतिपल जो है वो जोड़ने के लिए तैयार है कि किस प्रकार हम जो है वो धन दौलत को इकट्ठा कर ले, और मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। और मैं धन, कवि बताते हैं मुझे धन दौलत की तो बात ही छोड़िए, मैं ऐसी ही दुनिया को ठोकर मारता हूँ जहाँ पे इस प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार जो लालची या लोभी वृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों की मैं सराहना कदापि नहीं करता, ऐसे लोगों की कल्पना मैं कदापि नहीं करता। तो ऐसी पृथ्वी को ही मैं ठोकर मारता हूँ जहाँ पे इस तरह की लालची वृत्ति है, इस प्रकार की ईर्ष्या की वृत्ति जो है वो विद्यमान है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। इससे पहले लाइन क्या है कि संसार के लोग के अंदर संतोष का भाव है नहीं, संसार के लोग किसी प्रकार का कोई उनके अंदर संतोष तो है नहीं, वो जो है और चाहिए की चाहत में लगे हुए हैं। और ऐसे संदर्भ में मैं ऐसे धन धान्य इत्यादि को ठोकर मारता चलता हूँ। मैं निज रोदन, निज माने अपने, रोदन मतलब दुख दर्द जो भी वेदना हो, जो कष्ट हो, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मुझे वेदना है, यद्यपि मुझे अवसाद है, उस वेदना के बाद भी, उस अवसाद के बाद भी क्या है, उस वेदना में भी, दर्द में भी एक राग है, एक सुर है, एक प्रेम का जो है वो प्रेम जो है छलकता है। उस दुख भरी घड़ी में भी प्रेम जो है प्रेम से पूरित है। ताकि संसार में क्या है, प्रेम का अभाव है। हर व्यक्ति अगर एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं तो क्या है, लोग जो है लालचवश जुड़े हुए हैं, चाटुकारितावश जुड़े हुए हैं, ईर्ष्यावश जुड़े हुए, ना कि किसी से आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है या बहुत ही प्रेम है, प्रेमवश नहीं जुड़ाव है। तो कवि ने बताते हमें कि प्रेम का अभाव है, इसके कारण मुझे अंदर ही अंदर अवसाद है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुख है, उस दुख को मैं मिटाना चाहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो प्रेम की वेदना मेरे अंदर विद्यमान है, यद्यपि मेरी वाणी में शीतलता है, यद्यपि मेरी वाणी में शीतलता विद्यमान है, लेकिन शीतलता का कदापि अभिप्राय यह नहीं है, यह कदापि मुझे कोई कमज़ोर ना समझे। मैं मीठा बोलता हूँ, मधुर बोलता हूँ, इसका मतलब कदापि नहीं है कि जो मिठास है, मिठास के साथ साथ मेरे अंदर विद्रोह की भावना नहीं है। जो जहाँ भी गलत होता है, जहाँ भी कुछ बुरा होता है, जहाँ कुछ गलत होता है, मैं उसका विरोध करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए तत्क्षण जो है उपस्थित होता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी जो है शीतल है, शीतलता से ओतप्रोत है, यानी मिठास है, मधुरता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें विद्रोह की भावना जो है वो जो है बनी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, प्रासाद का अर्थ होता है महल, न्योछावर मतलब समर्पित कर देना। हो जिस पर, उस प्रेम पूरित भावना पर, उस प्रेम पर मैं राजा के राजमहल तक को अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, जिस पर राजाओं के मैं प्रसाद, उस भावना पर, उस प्रेम पूर्ण दुनिया पर, उस कल्पना पर मैं राजा के महल को न्योछावर करने तक को तैयार हूँ।
मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में जो प्रेम है, मेरे जो प्रियतमा है, या मेरी जो संसार से, जो ईश्वर से जो लगाव है, उस लगाव को समाज के लोग नहीं समझते। समाज के लोग को तो बस वो एक खंडहर की भांति जो है दिखाई देती है। लेकिन कवि हमें बताते हैं कि यद्यपि समाज के लिए वह खंडहर मात्र है, समाज के लिए वह अवशेष मात्र है, प्रेम जो है वो समाप्त हो चुका है लोगों की नजरों में, लेकिन मेरे हृदय में अभी भी वह प्रेम विद्यमान है। प्रेम जो है ज्वाला की तरह वो जल रहा है। तो मैं उस प्रेम के लिए, उस प्रेम के अवशेष मात्र के लिए राजा के प्रसाद को न्यौछावर करने तक को मैं तैयार हूँ। समाज के लिए, मैं दुनिया के लिए, उसके लिए चाहे कुछ भी हो, मैं राजा का महल तक भी अगर मुझे देना पड़े तो मैं उसके लिए जो है स्वीकार करता हूँ। कि कहने का अभिप्राय यह है कि कवि के अंदर जो है संतुष्टि की वृत्ति है। संतुष्टि मतलब कि कवि को संतोष भावना है। कवि के पास जो कुछ भी है, छोटा बड़ा जो कुछ भी कवि के पास है, कवि प्रसन्न है। उसका जो प्रेम प्रेयसी से जो बिछोभ है, जो उसके ईश्वर से जो बिछोभ है, जो सांसारिकता में लोग उलझे पड़े हैं, उससे कवि का जो है वो अलग है। कवि का जो व्यक्तित्व है, कवि का जो विचार है, समाज के और लोगों से पूर्णतः उनका विचार जो है वो भिन्न है। तो कवि बताते हैं कि मुझे वो मेरा खंडहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस खंडहर के बदले अगर कोई मुझे कहे कि इस खंडहर के बदले में, खंडहर में क्या रखा है, इसको तुम दे दो, तो मैं इस खंडहर के बदले राजा का प्रसाद तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ। आगे देखिए, मैं रोया इसको तो कहते हो गाना। क्या संसार के लोग कभी भी किसी के हृदय की जो पीड़ा होती है, वास्तविक पीड़ा होती है, उस वास्तविक पीड़ा से परिचित नहीं हो पाते। संसार के लोगों को वही दिखता है जो सामने होता है, हृदय की वास्तविक अनुभूतियों को वो कभी समझ नहीं पाते। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मेरे हृदय की अनुभूतियां जो थी, मैं दुख से दुखित हूँ, वेदना है मेरे हृदय में, लेकिन उस वेदना को देख करके लोग गाने की संज्ञा दे। समाज के लोग कहते कितना अच्छा कवि है, कितना अच्छा जो है रचनाबद्ध करता है, कितनी अच्छी कविताएं जो है वो लिखते हैं। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ना मतलब जो है बहुत चित्कार करके रोना, तेजी से, जब हम रोते हैं तो रोते हैं जब हम अपनी भावनाओं पे नियंत्रण ना कर पाए तो उसे बोलते हैं चित्कार करके। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कवि जब बेहबल होकर के, प्रेम में बेहबल होकर के, चित्कार करके जोर जोर से रोने लगा, तो संसार के लोगों ने उसे छंद की सृष्टि दी। कितनी अच्छी जो है रचना है यह। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि ने कहा कि मुझे इस बात से बहुत ही अफसोस है कि संसार के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं। मैं कवि बनने, मुझे कवि की उपाधि जो है मुझे नहीं चाहिए, मैं कवि बनना नहीं चाहता। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, जो समाज को एक नए चश्मे से, एक दूसरी प्रकार से दृष्टि दे करके, दूसरी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा दे करके देखने की जो है वो सलाह देता हूँ। तो मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ। जिस तरह और दीवाने हैं, उसी तरह से मैं भी, जिस तरह मीरा दीवानी थी, उसी जैसे कबीर दीवाने थे, उसी तरह मैं भी इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं संसार में दीवानों का वेश, जिस प्रकार दीवाने होते, दीवाने कैसे होते, मस्त मौला, वो पूरी तरह से मस्त मौला होते हो। उनके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, इसका वो कतई उनको कोई मलाल नहीं होता। तो कवि कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार दीवाने होते, जिस तरह उनका पहनावा होता है, चाल ढाल होती है, उसी तरह से मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं मादकता निःशेष, निहम माने निःशेष, और कुछ नहीं है मेरे पास, केवल प्रेम का नशा है मेरे पास। क्या है? प्रेम का नशा मेरे हृदय में विद्यमान है। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। जिसको सुनने के बाद जो है लोग झूमने लगते हैं, लहराने लगते हैं, मस्ती। मैं वह प्रेम का संदेश बांटता फिरता हूँ जिसको सुनने के बाद जो है लोग मस्त मौला हो जाते हैं, क्या होते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। देखिए ध्यान दीजिएगा, झ झ झ आया है या और ज ज ज आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।
जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं बस मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिस मादकता, जिस प्रेम पूरित भावना को, प्रेम पूर्ण संदेश को सुनने के बाद संसार के लोग झूमने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं, ऐसे प्रेम पूरित संदेश को मैं समाज के सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मैं यही मस्ती का, यही संसार को मुग्ध करने का, यही प्रेम का संदेश लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए अब हम इस पे जो भाव सौंदर्य, पहले आप इसको पढ़िए, क्या दिया हुआ है भाव सौंदर्य, वहां पर ध्यान से पढ़िए। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काव्यगत सौंदर्य। हमने आपको बता दिया कि काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। हमने केवल 2 जो है भाव पक्ष में 2 लिखा है, आप इसमें 3, 4 जो है ऐड कर सकते हैं। कला पक्ष में भी हमने 1, 2, 3, 4 ऐड किया, आप इसमें 6, 7, 4 जैसा आपको मिले उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। आइए देखिए भाव पक्ष, इसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। कवि प्रेम की महिमा का गुणगान करते हैं। कवि ने पूरी कविता, आत्मपरिचय की जो पूरी कविता है, पूरी कविता में आपने देखा होगा कि हर जगह कवि क्या कहते हैं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहते हैं, मैं प्रेम की महिमा को, उन्होंने जो प्रेम की महिमा है, इस प्रेम की महिमा का प्रतिपादन किया है। कवि ने बताया है कि प्रेम ही सर्वोपरि है। चाहे आप ईश्वर से प्रेम करिए, चाहे अपने माता पिता से, जिससे भी प्रेम करिए, प्रेम ही जो है वो क्या है, वो सर्वोपरि है। प्रेम ही होता है, जब हमें पुस्तकों से प्रेम हो जाता है, अपनी स्टडी से प्रेम होता है, हम सब कुछ भूल करके उसमें पूरी तरह से रच बस जाते हैं। तो उसी तरह से प्रेम की महिमा जो है सर्वोपरि है। अगला, कवि अपने आप को कवि के रूप में न मानकर एक दुनिया का मुग्ध प्रेमी मानते हैं। जैसे कि बताया गया कि आप यहाँ पे लाइन में देखेंगे कि ये वाली लाइन है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। संसार के लोग मुझे कवि के रूप में, कवि की संज्ञा क्यों देते। तो कवि को यह कदापि पसंद नहीं कि उसको कोई कवि के रूप में स्वीकार करे। तो उन्होंने अपने आप को क्या बताया है कि मैं संसार का मुग्ध प्रेमी हूँ। मुग्ध माने मोहित, प्रेमी माने प्रेमी, मैं संसार पर मोहित हूँ, तो मुग्ध प्रेमी हूँ। तो यह 2 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेंगे। और इसके साथ साथ आप कवि ने जो संतुष्ट की वृत्ति को बताया है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। संसार में सबको मस्ती का संदेश देने की बात कही है, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगला देखिए कला पक्ष। कला पक्ष में हमने 4 दिया, जरूरी नहीं कि यही 4 मिले, आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं। क्या है पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, सरल सहज स्पष्ट शब्दावली में अपने हृदय की गहनता को, गहनता मतलब जो हृदय की भावनाएं हैं उनको, बड़ी डीप भावनाएं हैं, हृदय की जो डीप भावनाएं हैं उस डीप भावनाओं को कवि ने स्पष्ट किया है। तो कैसे किया, सरल सहज और स्पष्ट शब्दों के माध्यम, शब्दावली यानी सरल सहज स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से हृदय की गहराई की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। ये अनुप्रास अलंकार बता दिया कि जो शब्दों की वर्णों की आवृत्ति हुई है, झ वर्णों की आवृत्ति हुई, करता हूँ, फिरता हूँ, तो ये सब जो है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार का प्रयोग, इससे पहले हमने बताया कि भव सागर रूपी, भव मौजो रूपी, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार, पुनः पुनः, तो एक ही शब्द जब 2 बार आते हैं दोनों का अर्थ सेम होता है, तो हमें पुनरुक्ति शब्द से ही क्लियर है, पुनरुक्ति। यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या है, मैं और जग और, तो ये आपका यमक अलंकार हो जाएगा, का सुंदर प्रयोग किया गया। प्रश्नालंकार का भी प्रयोग किया गया है। विरोधाभास पद्धति का प्रयोग किया गया है। विरोधाभास मतलब कि मैं और जग और कहाँ का नाता, तो मतलब विरोधी बातें कि मैं दूसरी तरह से हूँ, संसार के लोग दूसरी तरह, तो ये कहाँ आपस में कोई मेल नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से विरोधाभास का प्रयोग किया गया। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है कविता में कि मैं खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूँ, तो पूरी कविता में श्रृंगार रस जो है वो प्रमुखता से छाई हुई है। तो यह कविता जो है प्रेम से संबंधित है, प्रेम से पूरित है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर आप लोग को ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पूरी कविता का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आप तैयार करेंगे और काव्यगत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चीजें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर क्या मतलब
100% आपके एग्जाम में 6 मार्क्स की 8 मार्क्स से इससे रिलेटेड कला पक्ष और ये काव्य का सौंदर्य जो है वो पूछा जाता है। तो आप इसके लिए भी तैयार करिए। और इसके साथ साथ जो आपका यूनिट टेस्ट यानी जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है उसके लिए भी आप अपना तैयारी करिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक कविता का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।